नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। पहली खबर लखनऊ से सामने आ रही है। अलग अलग परीक्षा केंद्र पहुंचे डीजीपी प्रशांत कुमार। पुलिस भर्ती परीक्षा का डीजीपी ने लिया जायजा। 67 जिलों में 2 पाली में परीक्षा कराई जा रही। डीजीपी का बयान, जो भी अफवाह फैलाएगा सख्त कार्रवाई की जाएगी। 48 लाख से अधिक परीक्षार्थी देंगे परीक्षा। पुलिस भर्ती परीक्षा में डीजीपी ने लिया स्थिति का जायजा। 67 जिलों में 2 पाली में कराई जा रही परीक्षा। 48 लाख से अधिक परीक्षार्थी देंगे परीक्षा। 6 लाख से अधिक परीक्षार्थी अन्य राज्यों से। परीक्षार्थियों के लिए स्पेशल ट्रेन, फ्री बस की सेवा उपलब्ध। साठ लाख से ज़्यादा बच्चे लगभग 10 पालियों में परीक्षा देंगे। अभी तक जो हम लोगों के पास कंफर्म सूचना है उसके हिसाब से 48 लाख बच्चों ने के इस परीक्षा में शामिल होने के बारे में ज्ञात हुआ है और प्रदेश के 67 जनपदों में ये परीक्षाएं 5 दिनों में 2-2 पालियों में संपन्न होगी। आज प्रथम पाली की परीक्षा चल रही है। सभी जगह सुचितापूर्ण तरीके से परीक्षाएं प्रारंभ होकर सकुशल तरीके से चल रही हैं। सभी जगह हमारे मजिस्ट्रेट, हमारे पुलिस के अधिकारी लगातार भ्रमणशील हैं। ये पूरी परीक्षा एक लंबी प्रक्रिया के तहत की जा रही है और इसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, जैसे प्रश्न पत्र का भंडारण, फिर वहाँ से सेंटर पे पहुँचाना, यहाँ बच्चों को का आधार प्रमाणित करना और उसके बाद से सुचारू रूप से परीक्षा कराना। तो इस बार ऐसी व्यवस्था की गई थी कि किसी को कोई असुविधा नहीं हुई। शासन स्तर से और सभी अधिकारियों के स्तर से बार बार जिले के अधिकारियों को सभी चीज़ें बताई भी गई, ट्रेनिंग भी दी गई। उस कारण से ही परीक्षाएं बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से चल रही हैं। तो पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर डीजीपी ने लिया स्थितियों का जायजा। इसके अलावा अलग अलग जगहों पर पूरी सुरक्षा के साथ परीक्षा कराने का किया है दावा। इसी खबर पर हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता मोहम्मद आसिफ जुड़ चुके हैं। जी मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से डीजीपी ने कई परीक्षा केंद्रों का जायजा लिया है, उसके अलावा अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की भी बात की जा रही है और सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम है। क्या कुछ इंतजाम है और क्या देखने को मिल रहा है? देखिए, जिस तरह से पुलिस भर्ती परीक्षा पेपर को लेकर यूपी सरकार पूरी तरह से एक्टिव मोड में दिखाई दे रही। लगातार परीक्षा शुरू होने के पहले बैठकों का दौर जारी था। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं और बात अगर डीजीपी प्रशांत कुमार की करें तो डीजीपी प्रशांत कुमार भी लगातार परीक्षा केंद्रों की निगरानी कर रहे हैं। सीसीटीवी के जरिए जो कैमरे लगाए गए हैं उनके जरिए निगरानी हो रही है और साथ ही साथ कई परीक्षा केंद्रों का डीजीपी प्रशांत कुमार ने निरीक्षण किया। अगर व्यवस्था की बात करें तो जिस तरह से पारदर्शी परीक्षा को लेकर योगी सरकार ने एक संकल्प लिया था, उसे पूरा कराने के लिए पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। 1174 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं पूरे यूपी में और साथ ही साथ इन परीक्षा केंद्रों पर करीब 600 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो लोग अफवाह फैला रहे हैं उनके खिलाफ भी FIR दर्ज की जा रही है। अफवाह फैलाने के मामले में समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री यासर शाह के खिलाफ भी FIR दर्ज हो चुकी है। जल्दी उन्हें पकड़ा जाएगा और साथ ही साथ सालभर गैंग से जुड़े जो सदस्य हैं उन पर पैनी नजर रखी जा रही है। सुभाषपा विधायक बेदीराम समेत 1541 ऐसे सालभर गैंग के सदस्य हैं जिन पर पूरी तरह से पैनी नजर रखी जा रही है और साथ ही साथ STF भी इस मामले में पूरी तरह से लगी हुई है कि कहीं से भी कोई अफवाह न फैलाने पाए और साथ ही साथ परीक्षा पेपर में सेंधमारी न कर पाए। और इसके अलावा
जिस तरह से सरकार की किरकिरी हुई थी, इस बार इस परीक्षा में कोई ऐसी खामियां न रह जाए जिससे एक बार फिर से सरकार विपक्षियों के निशाने पर आ सके। हालांकि अब परीक्षा केंद्रों पर पूरी तरह से मुस्तैदी है। अगल बगल जो साइबर कैफे थे उनको भी बंद करा दिया गया है। ड्रोन कैमरे लगाए गए हैं। कुछ संवेदनशील परीक्षा बूथ थे, वहां पर भी परीक्षा केंद्र है, वहां पर भी ड्रोन और सीसीटीवी कैमरे की नजर है। और जो संबंधित जिलों के कप्तान हैं, क्योंकि 67 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, तो इन परीक्षा केंद्रों पर पूरी तरह से मुस्तैदी दिखाई दे रही। जी बिल्कुल, आप बने रहिएगा हमारे साथ प्रयागराज से संवाददाता शोएब रिजवी भी जुड़ चुके हैं। जी शोएब, जिस तरह से आज 67 जिलों में पुलिस भर्ती परीक्षा कराई जा रही है, सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और पिछली बार जिस तरह से पेपर लीक को लेकर हंगामा कई परीक्षाओं में मचा था, ऐसे में क्या कुछ विशेष इंतजाम आज की परीक्षा को लेकर किए गए हैं? देखिए, इन 5 दिनों में करीब 2 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी इस बार परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। क्योंकि पुलिस भर्ती परीक्षा पिछली बार लीक हुई थी, इसकी वजह से दोबारा ये परीक्षा कराई जा रही है। इस बार सतर्कता ज्यादा बरती जा रही है। दोनों, अगर आप ग्रामीण और शहर की बात करें तो करीब 51 से ज्यादा केंद्र बनाए गए हैं शहरों में। उसके अलावा जो देहाती ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर 11 सेंटर बनाए गए हैं। करीब 22,000 से ज्यादा अभ्यर्थी पहली पारी में परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। हालांकि 5 दिनों तक ये परीक्षा चलेगी। 600 से ज्यादा पुलिस कर्मी लगाए गए हैं। करीब 60 से ज्यादा केंद्र हैं। तो कह सकते हैं कि सतर्कता ज्यादा बढ़ती जा रही है, क्योंकि ये पुलिस भर्ती परीक्षा है। जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो लगातार राउंड अप है। इस बार एक चीज और की गई, जो प्राइवेट स्कूल हैं उनको सेंटर नहीं बनाया गया है। सरकारी स्कूल इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ये परीक्षाएं हो रही हैं। क्योंकि बड़ी संख्या में अभ्यर्थी 5 दिनों में 2 लाख से ज्यादा जो अभ्यर्थी हैं पुलिस भर्ती के लिए, वो इसमें शामिल हो रहे हैं। आज पहली पारी की जो परीक्षा है वो 2 पारियों में होगी। पहली पारी की परीक्षा जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो परीक्षा छूटने वाली है। उसके बाद दूसरी पारी की परीक्षा होगी। पहली पारी में करीब 22,000 से ज्यादा पुलिस अभ्यर्थी बैठे थे। 600 से ज्यादा पुलिसकर्मी अलग अलग परीक्षा केंद्रों पर लगाए गए हैं। उसके अलावा जो पुलिस के और जिला प्रशासन के आला अधिकारी हैं लगातार वो राउंड अप हैं। तमाम सेंटरों का निरीक्षण वो खुद कर रहे हैं। 900 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। इस बार जो मॉनिटरिंग है वो सीसीटीवी कैमरे से की जा रही है। और खास तौर से सोशल मीडिया जो तमाम प्लेटफॉर्म है उस पर किसी तरह की अफवाह न फैले, किसी तरह की झूठी अफवाहें न फैले, पेपर लीक को लेकर के इस तरह की अफवाहें न फैले, इस तरह की बातें करने के लिए पुलिस ने पहले से इंतजाम किए हैं। क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में परीक्षाएं हो रही हैं, अलग अलग जिलों में हो रही है। सभी केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता जरूर इंतजाम किए गए हैं। लेकिन चूंकि आज पहला दिन है, आज पहली पारी से ये परीक्षा शुरू हुई है। ये 5 दिनों में अलग अलग तारीखों पर ये परीक्षाएं होंगी और अलग अलग पारियों में परीक्षाएं होंगी। जी बिल्कुल शोएब, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मोहम्मद आसिफ, आप बने रहिएगा हमारे साथ। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा से जुड़ी बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। सपा सरकार में मंत्री रहे यासर शाह पर एफआईआर। अफवाह और अपमानजनक पोस्ट करने पर दर्ज की गई एफआईआर। पूर्व मंत्री यासर शाह पर हुसैनगंज थाने में दर्ज की गई एफआईआर। कई टेलीग्राम चैनल, सोशल मीडिया के अकाउंट्स मिले। पेपर लीक की अफवाह फैलाकर वसूली के प्रयास का आरोप। यूपी पुलिस भर्ती की तरफ से किया गया मुकदमा। सपा सरकार में मंत्री रहे यासर शाह पर एफआईआर दर्ज। अफवाह और अपमानजनक पोस्ट करने पर केस किया गया दर्ज। यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड की तरफ से दर्ज कराया गया मुकदमा। पूर्व मंत्री यासर शाह पर हुसैनगंज थाने में केस दर्ज। कई टेलीग्राम चैनल, सोशल मीडिया के अकाउंट्स मिले। तो अपमानजनक पोस्ट करने पर और साथ ही साथ पोस्ट के माध्यम से वसूली करने का आरोप लगाकर एफआईआर दर्ज की गई है। और इसी खबर पर हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता मोहम्मद आसिफ बने हुए हैं। जो मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से सपा के पूर्व मंत्री यासर शाह पर केस दर्ज कराया गया है, वसूली करने का आरोप और अफवाहें फैलाने का आरोप लगाया गया है, क्या है पूरा मामला? जिस तरह से यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर सरकार और पुलिस काफी सख्त नजर आ रही है और सोशल मीडिया पर भी इस पर पूरी नजर रखी जा रही है कि किसी भी तरह की अफवाह न फैलाई जाए,
इसको लेकर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ और डीजीपी प्रशांत कुमार ने एक अहम बैठक की थी कि कहीं न कहीं जो अराजक तत्व हैं सोशल मीडिया पर अफवाह फैला सकते हैं, जिससे परीक्षा में जो है व्यवधान आ सकता है और जो परीक्षार्थी हैं उनमें भ्रम फैल सकता है। तो इसको लेकर यूपी सरकार पूरी तरह से सख्त नजर आ रही है और अभी शुक्रवार को जिस तरह से आज पुलिस भर्ती परीक्षा शुरू हुई है या 2 पालियों में है और उसके सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी काफी सजगता दिखाई दे रही, लेकिन सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने फिर से परीक्षा पेपर लीक होने की अफवाह फैला दी और इस अफवाह से कहीं न कहीं एक सनसनी भी फैलाने की कोशिश की गई और इस मामले में हुसैनगंज थाने में इंस्पेक्टर सत्येंद्र कुमार की तरफ से एक मुकदमा दर्ज कराया गया है, जिसमें समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री यासर शाह का नाम भी शामिल है। तो ऐसे में कहीं न कहीं जिस तरह से देखा जा रहा है कि सरकार और पुलिस पूरी तरह से सख्त है और वहीं कई यूपी में कई ऐसे स्थानों पर छापेमारी भी की गई जिसमें एक अफवाह फैलाई गई थी और परीक्षार्थियों को ठगने का एक तरीका अपनाया गया था कि वह परीक्षा का पेपर मुहैया करा देंगे। इसी क्रम में गोरखपुर में भी छापेमारी हुई जिसमें कई लोग अरेस्ट किए गए हैं, एसटीएफ ने गिरफ्तारी की है। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि जिस तरह से अफवाह फैलाई गई उस पर यूपी पुलिस सख्त हुई और मुकदमा दर्ज किया गया है और इस मामले में पुलिस का कहना है कि गिरफ्तारी भी होगी। वहीं डीजीपी प्रशांत कुमार ने भी एक बड़ा दावा किया है कि यूपी पुलिस भर्ती को लेकर पूरी पैनी नजर रखी जा रही है, परीक्षार्थियों को कोई असुविधा न हो इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है, अराजक तत्वों पर पैनी नजर रखी जा रही है। जी बिल्कुल, तो अराजक तत्वों पर पैनी नजर रखी जा रही है। इसके अलावा जिस तरह से कई पोस्ट और अकाउंट्स भी मिले हैं उनको भी खंगाला जा रहा है। क्या लग रहा है आपको कि यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड की तरफ से ये जो केस दर्ज कराया गया है इस पूरे मामले में अकाउंट्स के साथ ही साथ तमाम तरीके की छानबीन जब आगे बढ़ेगी तो क्या कई और नाम भी सामने आ सकते हैं? देखिए, जिस तरह से सोशल मीडिया को लेकर भी यूपी पुलिस और एसटीएफ पूरी तरह से एक्टिव है और यही वजह है कि पैनी नजर रखी जा रही है। यासर शाह की तरफ से जो अफवाह फैलाई गई उस पर एफआईआर दर्ज हुई, साथ ही साथ पल पल की अपडेट निकाली जा रही है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी साइबर जो है साइबर के एक्सपर्ट बैठे हुए हैं कि कहीं से भी कोई अफवाह फैलाता है तो उसको दबोचा जाएगा, उसके खिलाफ एफआईआर की जाएगी और इसके लिए खास तौर पर एक साइबर सेल का भी गठन किया गया है पुलिस भर्ती परीक्षा पेपर को लेकर। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि यूपी पुलिस पूरी तरह से एक्टिव है और कोई भी गड़बड़ी करता है तो उसे दबोचा जाएगा और साथ ही साथ अफवाह फैलाने वाले को भी बख्शा नहीं जाएगा। जी बिल्कुल मोहम्मद आसिफ, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। रांची से अगली खबर सामने आ रही है। बीजेपी की युवा आक्रोश रैली, चुनाव वादों को लेकर याद दिलाने को लेकर की जा रही है रैली। आज मुख्यमंत्री आवास का करेंगे घेराव, बीजेपी युवा मोर्चा के लाखों कार्यकर्ता करेंगे घेराव। मोरहाबादी मैदान में युवाओं का होगा जमावड़ा, वहीं बीजेपी के कई बड़े नेता रैली में होंगे शामिल। 2000 से अधिक पुलिस बल तैनात, एसडीएम ने इलाके में लागू की धारा 144। तो चुनावी वादों को याद दिलाने को लेकर की जा रही है रैली। आज मुख्यमंत्री आवास का किया जाएगा घेराव। बीजेपी की युवा आक्रोश रैली, बीजेपी युवा मोर्चा के लाखों कार्यकर्ता आज करेंगे घेराव। मोरहाबादी मैदान में युवाओं का होगा जमावड़ा। जो 2014 से लगातार देश के युवाओं को छलने का, ठगने का काम कर रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी आज आक्रोश रैली निकाल रही है। हमें लगता है कि युवाओं को भारतीय जनता पार्टी ने छला, ठगा, किसानों को भारतीय जनता पार्टी ने छला और ठगा, देश के निम्न वर्गीय, मध्यम वर्गीय परिवार की बात कर ले तो वो भी भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से पूरी तरह त्रस्त और महिलाएं त्रस्त। और विडंबना यह है कि अब भाजपा आक्रोश रैली निकाल रही है। हमने नौकरियों का द्वार खोल दिया है, मैया सम्मान योजना भारतीय जनता पार्टी को बेचैन कर दिया है, छटपटा दिया है। उन्हें यह लग रहा है कि सत्ता अब हमारे हाथों में झारखंड की नहीं आने वाली है। डेमोग्राफी के मामले में माननीय उच्च न्यायालय ने जो
भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाने का काम किया, यह भी उनकी बेबसी साफ नजर आई। तो इन तमाम मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए यह आक्रोश रैली। तो रांची में बीजेपी के कई बड़े नेता इस रैली में होंगे शामिल। चुनावी वादों को याद दिलाने को लेकर बीजेपी के युवा मोर्चा कर रहे हैं रैली। युवा आक्रोश रैली के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भारी संख्या में इकट्ठा होकर सरकार का करेंगे घेराव। इसके अलावा 2000 से अधिक पुलिस बल किए गए तैनात। एसडीएम ने इलाके में लागू की धारा 144। और इसी खबर पर रांची से हमारे साथ संवाददाता अजय कुमार पांडे जुड़ चुके हैं। जी अजय, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की युवा आक्रोश रैली निकाली जा रही है, तैयारियां जोरों शोरों पर हैं और भारी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज मैदान में उतरे हुए नजर आएंगे। क्या कुछ तैयारी है और किस तरह की रणनीति तैयार की गई है बीजेपी के द्वारा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के सहारे आज जो है झारखंड की राजधानी में आज युवा आक्रोश रैली है और राज्य के विभिन्न हिस्सों से 2 लाख से अधिक युवा जो है झारखंड राजधानी पहुंच चुके हैं और आज सीएम आवास का घेराव करेंगे। देखिए, निश्चित रूप से चुनावी का माहौल है और चुनावी माहौल के बीच में वैसे जो बीजेपी जिस प्रकार के अपनी स्टैंड मतलब एक आक्रोश रैली के रूप में एक राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। लगातार रोजगार के मामले को लेकर, महिला अधिकार, किसी भी अधिकार को लेकर मामले को लेकर, तमाम मीडिया के मामले पर, तमाम घोटाले के मामले पर, इन तमाम चुनावी 2019 के संदर्भ में जितने भी सरकार ने वादे किए उस वादे पर एक भी सरकार खड़ा नहीं, ये बीजेपी का कहना है। और इसी मुद्दे को लेकर के आज जो है राजधानी रांची में आज युवा कार्यकर्ता, बीजेपी के कार्यकर्ता आज सीएम आवास का घेराव करेंगे। इस घेराव में जो राज्य के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान होंगे, इसके अलावा तमाम जो मंत्री हैं, प्रदेश के कई बड़े नेता यहाँ इस रैली में शामिल होंगे। तो निश्चित रूप से इस झारखंड की राजनीतिक सियासत आज जो है काफी गर्माहट है। तो दूसरी तरफ आप देख सकते हैं, बड़ी रोचक वाली बात यह है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी आज जो है झारखंडी अधिकार रैली को निकाला है। झारखंड रैली के माध्यम से केंद्र सरकार को यह संदेश देना चाहता है, जिस प्रकार से राज्य में एक आदिवासी नेता को आप संजन के तहत जेल भेज रहे हैं, तरह सरना कोड है, स्थानीय नीति है, तमाम मुद्दे पर जो सरकार के कई राशि बकाये हैं, उन तमाम अधिकारियों को लेकर के केंद्र सरकार के खिलाफ आज रही है। तो आज इस सियासत की संग्राम झारखंड में देखने को मिलते हैं, दोनों तरफ से आज रैलियां निकाली है, दोनों अपनी अपनी दलीलों पर अधिकार को मांगने को लेकर के सड़क पर उतरे हैं। जी प्रियंका। जी बिल्कुल, तो सड़क पर जिस तरह से उतरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं और सरकार का घेराव करने की कोशिश भी की जा रही है। झारखंड में आगामी कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से रणनीति तैयार करती हुई नजर आ रही है, क्या लग रहा है आपको कि युवाओं की रणनीति के सहारे कहीं ना कहीं सरकार का घेराव करने की जो कोशिश की जा रही है, तैयारी विधानसभा चुनाव को लेकर ही है? निश्चित रूप से बहाना आक्रोश का रैली एक बहाना है। निश्चित रूप से युवाओं को एक आक्रोशित करेगा, जो जिस प्रकार से युवा लगातार नीति को लेकर, गड़बड़ी को लेकर के, नीति से नहीं निकालने को लेकर के लगातार जो युवाओं में यहाँ जो आक्रोश जो देखा जा रहा है, तो निश्चित रूप से इस आक्रोश रैली के माध्यम से बीजेपी जो एक युवाओं के एक बड़ा युवा वर्ग है झारखंड में, जो एक बड़ा निर्णायक भी है, इस रैली के माध्यम से झारखंड के चुनाव में बड़ा संदेश देना चाहते हैं कि जिस प्रकार सरकार ने अपने वादों से देख ली है, उस वादों को लेकर के वो जनता के बीच में जाना चाहती है। तो निश्चित रूप से एक आज का जो रैली होगा, निश्चित रूप से युवा के लिए एक बड़ा एक ऊर्जा देने का काम रखेगा और झारखंड की राजनीति की दिशा और दशा दोनों तय करेगी। जी बिल्कुल, तो झारखंड की राजनीति की दिशा और दशा की आप यहाँ पर बात करते हुए नजर आ रहे, जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे जोर शोर के साथ तैयारी करती हुई नजर आ रही है। उधर दूसरी तरफ राजनीतिक हालातों की बात करें तो झारखंड और रांची में जिस तरह के हालात पैदा हुए थे, चंपाई सोरेन पहले भारतीय जनता पार्टी की ओर रुख करने वाले थे, हालांकि उसके बाद नई पार्टी का गठन किया है। क्या इसे भी एक तरह की रणनीति ही माना जा सकता है कि नई पार्टी का गठन जरूर किया है, लेकिन उनके पास अब दोनों कई रास्ते हैं कि किस तरफ जाकर आगे चुनावी काल में या विधानसभा चुनाव को लेकर वो तैयारी करते हुए नजर आएंगे? निश्चित रूप से जिस प्रकार से सत्ता से अचानक जो है हेमंत सोरेन
जेल से बाहर निकलते हैं और सत्ता अपने हाथों में संभाल लेते हैं, तो वैसे समय में जो चंपई सोरेन की सत्ता हासिल की जाती है, निश्चित रूप से बीजेपी इस चीजों को मार कर लिया था। और ये रणनीति अंदर अंदर झारखंड की राजनीति के अंदर अंदर जो चल रही थी, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो एक सबसे बड़े कदावर नेता है, जो कोहलान के सबसे बड़े लीडर्स माने जाते हैं, और वैसे में अब जो झारखंड मुक्ति मोर्चा से राजनीति से राजनीतिक सफर शुरू किया था और लंबे समय तक झारखंड की राजनीति को झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए जाता है। और वैसे में आप चुनाव के मुहाने पर अगर चंपई सोरेन भारतीय मुक्ति मोर्चा के अगर मुंह मोड़ लेते हैं, उनका नाता अगर तोड़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से बीजेपी के लिए सबसे बड़ा फायदा और इस वक्त भी कहा जा सकता है कि कोहलान में उनकी मजबूत पकड़ जिस प्रकार से धीरे धीरे जो झारखंड मुक्ति मोर्चा वहाँ मजबूत पकड़ जो बना रही है, और वैसे में अब इस मजबूत पकड़ को देखते हुए कोहलान को एक सबसे बड़े लीडर को रूप में अपनाया है। तो उन्हीं पार्टी जो भी अपना चंपई सोरेन आने वाले भविष्य में जो भी पार्टी बनाएंगे, तो निश्चित रूप से ये बात ये तय मानी जा रही है कि वो एनडीए के साथ होंगे। हालांकि ये तस्वीर अभी सामने सियासत की नजरों में सामने देखी है, आने वाले समय में निश्चित रूप से ये सामने आएगी। जी अजय, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। खबर मथुरा से सामने आ रही है, जहां थाना गोविंदनगर पुलिस ने देर रात एक मुठभेड़ के दौरान 25,000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने उसके पास से चोरी की एक और बाइक, देसी तमंचा, कारतूस बरामद किए हैं। इससे बदमाश पर लूटपाट और गैंगस्टर एक्ट और चोरी के 8 मामले पहले से दर्ज है। खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां बूढ़ी राप्ती के तट पर बसे कई घरों को नदी में अपने आगोश में ले लिया है। बता दें कि तेज बारिश के कारण कुछ ऐसे गांव भी हैं जिनके अस्तित्व पर ही खतरा मंडराने लगा है। गांव के कई घर नदी के तेज बहाव के चलते जल विलीन हो गए हैं, तो लोग बेघर हो चुके हैं। उफनाती नदी ने छीना लोगों का आशियाना। समय हम सोहरतगढ़ तहसील के तौलीवा टोला बालानगर में हैं, जो कि बाढ़ की विभीषिका से हर साल यहाँ के निवासी परेशान रहते हैं। आए दिन इनका कहना है कि बाढ़ जब आती है तो घर के घर नदी में विलीन हो जाते हैं। ऐसे में हमारे साथ कुछ ग्रामीण भी हैं जो वहाँ के निवासी हैं, उन्हीं से जानते हैं क्या है इनकी समस्या और उन्हीं से ये जानकारी करते हैं। आप बताएं क्या समस्या है बाढ़ से यहाँ? हम लोग का सर यही समझता है, हर साल गिर रहा है, हर साल परेशानी हो रहा है, कोई शिकायत यहाँ पे कोई दिखाई नहीं दे रहा है, ना कोई जांच बहाल कर रहा है सर। अब हम लोग क्या करेंगे? इधर उधर हम दौड़ते, हम लोग के बीच जाता है। हम लोग गरीब आदमी, हम लोग का कोई सुनवाई नहीं करते हैं। हम लोग क्या करें? हम लोग परेशान हैं, ना कहीं हम लोग को व्यवस्था करते हैं और न दिखवाई को करते हैं कि मैंने चलो भाई कोई व्यवस्था करेंगे। कोई कर्मचारी, कोई नेता, कोई विधायक इसका कोई नहीं सुनवाई करते हैं सर। यहाँ के लोगों का कहना है कि ना कोई विधायक, ना कोई सांसद, ना ही यहाँ की शासन प्रशासन कोई भी देखने नहीं आई अभी तक, जबकि हर साल बाढ़ आती है, लोग परेशान होते हैं। इनका घर भी नदी में विलीन हो गया है और लोग भी हैं, उनसे भी जानकारी करते हैं क्या पूरा मामला है। यहाँ के निवासी हैं यहाँ पे जो कि लोगों की समस्या बता रहे हैं कि घर का घर इस नदी में विलीन हो जाता है। तो क्या समस्या है? समस्या सर यहाँ पे ऐसा है कि गरीबों लोग का बहुत परेशानी है और घर का घर गिर जाता है। लोग हमेशा डरे रहते हुए हैं। यहाँ पे रात को किसी की नींद नहीं आती है क्योंकि नदी एकदम करीब में आ गया है। हो सके घर में अगर सोए हुए आदमी है, बुढ़ी बुढ़ा है, माँ बाप हैं हमारे, अगर घर एक बार गिर जाए तो उसके साथ घर भी जाएगा और हम लोग भी साथ में चले जाएंगे। तो इसके लिए गवर्नमेंट को कुछ न कुछ तो जानकारी और देखभाल हमारे बाल बच्चों को सुविधा करना चाहिए। और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आप बताएं, जो है अभी तक कोई शासन का या प्रशासन का आदमी आया झांकने तक? नहीं, कोई नहीं आया है। वही बाढ़ इसके महीना पहले जब आई थी तो वही तहसील के लोग आए थे और वही एक बोरा लाई और खादान दे करके चले गए। तब से आज तक कोई नहीं आया। 10-15 घर नदी में गिर गया, उसका कोई मुआवजा भी नहीं मिला। खेत हम लोगों का नुकसान हो गया, फसल, उसका भी आज तक कोई राहत नहीं मिल पाया। हम लोग तहसील और जिले पर चक्कर लगा रहे हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि हम लोग शासन प्रशासन की चक्कर लगा रहे हैं लेकिन अभी तक कोई सुनवाई तक नहीं हुई। आप देख सकते हैं पीछे मेरे किस तरह से कटान कर रही है, लोगों के घर भी इसमें विलीन हो गए, नदी में चला गया है। लेकिन अभी तक यहाँ ना ही कोई सांसद, ना ही कोई प्रतिनिधि, ना विधायक, ना शासन का आदमी झांकने तक नहीं आया, ना इनका पुरसा हाल लेने आया कि यहाँ के लोग कैसे यहाँ जीवन यापन कर रहे हैं। सिद्धार्थनगर से राकेश यादव, इंडिया।
और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतनी ही खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।